गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 180 है। यूपीपीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी पर, और उसमें भी इंडिया की ज्योग्राफी है और जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी है। 20 प्रश्न है इंपॉर्टेंट। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। और बाकी प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 180 या फिर जो भी नया टेस्ट आएगा आगे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का। तो पहला प्रश्न 2 स्टेटमेंट वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण का मुख्य कारण क्या हो सकता है? बताइए। अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्रों के निर्माण का मुख्य कारण क्या हो सकता है? इनमें से यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं में अवस्थित है और यह उच्च महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है। देखिए, पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, तो सेकंड वाले को एलिमिनेट करिए, केवल एक ही इसका आंसर होगा। तो अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण के प्रमुख कारण उपोष्ण उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों में होना, व्यापारिक पवनों की आर्द्रता की पहुंच से दूरी, महाद्वीप अथवा बड़े स्थल के पश्चिमी किनारों पर अवस्थिति व ठंडी धाराओं का प्रभाव है। ठीक है, यह क्षेत्र उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में नहीं पड़ते हैं। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। स्टेटमेंट बनाकर ही पूछ सकता है ये, जैसे एक स्टेटमेंट में ये डाल दिया, ठीक है, एक में ये डाल दिया, एक में ये डाल दिया, ये डाल दिया। देखिए नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रासलैंड इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं मैच करने के लिए और पूछे जाते रहे। निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? प्रेरीज, पेम्पास, स्टेपीज, बेल्ट नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में। प्रेरीज कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका, ये करेक्ट है। पेम्पास दक्षिणी अमेरिका, ये भी सही है। स्टेपीज यूरोप और एशिया, यूरेशिया भी लिखा रहता है कभी कभी, यूरोप लिखा है यहाँ पर, करेक्ट है। बेल्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। अगर डाउन्स होता तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में होता, बेल्ट जो है वो है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, ये घास के मैदान है, तो बेल्ट घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, बाकी सारे के सारे सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? शीतोष्ण घास का मैदान, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रदेश, उष्ण रेगिस्तान प्रदेश या उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश। बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है किसको? उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, पूरी दुनिया में उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश में प्रत्येक वर्ष जो है हजारों बड़े जानवरों को शिकार के कारण मारा जाता है, इसलिए इस प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका का स्थल रुद्ध यानी लैंडलॉक्ड कंट्री है? स्थल अवरुद्ध देश कह लो या स्थलाकृत देश कह लो। देखिए, इस तरह का प्रश्न आता है तो ध्यान में रखना चाहिए कि क्या इनमें से कोई देश जो हमने पढ़ा है ज्योग्राफी में, जैसे कि किसी सागर या महासागर से सीमा बनाने वाला देश तो नहीं है। यहाँ जो चार्ट है वो लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है। और अफ्रीका पूरी दुनिया में एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थल अवरुद्ध देश है, उसके बाद यूरोप है। तो चार्ट एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यह है चार्ट दिख रहा होगा आपको, चारों तरफ से दूसरे देशों से घिरा है, यानी इसकी कोई सीमा सागर या महासागर से नहीं लगती है। देखिए, एक लैंडलॉक्ड कंट्री होता क्या है, एक स्थलरुद्ध देश होता क्या है, एक ऐसा देश जो किसी महासागर या समुद्र से जुड़ा नहीं होता या उसके पास कोई समुद्र तट नहीं होता है। विश्व में सर्वाधिक लैंडलॉक्ड कंट्री या स्थल अवरुद्ध देश किसके पास हैं? अफ्रीकी महाद्वीप के पास हैं। अफ्रीका में कौन कौन से कंट्री लैंडलॉक्ड हैं? बोत्सवाना है, बुर्किना फासो है, बुरुंडी है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, चाड है जो ऑप्शन में था, चेक गणराज्य है, ठीक है, चेक है, और इथोपिया है, मलावी है, माली है, नाइजर है, रवांडा है, दक्षिणी सूडान है, युगांडा है, जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, और क्या है? स्वाजीलैंड।
देखिए यहाँ जो चेक है ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, कुछ नहीं है, वो चेक गणराज्य यूरोपियन कंट्री है, तो इसको हटा दीजिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन जो है वो अंतर महाद्वीपीय देश हैं? अंतर महाद्वीपीय देश वो होते हैं जिन देशों का विस्तार एक से अधिक महाद्वीप में होता है या एक से दूसरे महाद्वीप में होता है। तो यहाँ पर जो जॉर्जिया है और जो टर्की है वो अंतर महाद्वीपीय देश है, यानी दूसरा और तीसरा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक से अधिक महाद्वीपों में विस्तृत देश अंतर महाद्वीपीय देश कहलाते हैं। विकल्प में दिए गए जॉर्जिया और टर्की ऐसे देश हैं जिनका विस्तार एशिया से लेकर यूरोपीय महाद्वीप तक है, तो ये अंतर महाद्वीपीय देश हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से देश चारों ओर से स्थलों से घिरे हुए हैं, यानी लैंड लॉक्ड कंट्री हैं? अच्छा, इन देशों में हम देखेंगे कि कोई देश किसी सागर या महासागर से तो नहीं जुड़ा। जब मैंने आपको भूमध्य सागर पढ़ाया था, तो भूमध्य सागर से बहुत सारे देश हैं जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं। तो उनमें एक मोंटेनेग्रो भी था, ठीक है, मोरक्को था, मोनाको था और मोंटेनेग्रो था, तीनों एम थे वो। तो ये तो होगा नहीं लैंडलॉक्ड। अब दो लैंडलॉक्ड नहीं है, तो जहाँ जहाँ दो है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, इसका आंसर आराम से निकल जाएगा। बोत्सवाना हो जाएगा, इथोपिया हो जाएगा, आर्मेनिया हो जाएगा, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो दिए गए देशों में अर्मेनिया, बोत्सवाना और इथोपिया चारों ओर से स्थलों से घिरे हुए हैं। जो अर्मेनिया है वो जॉर्जिया, अजरबैजान, ईरान और तुर्की से घिरा है। जो बोत्सवाना है वो नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका से घिरा है। जो इथोपिया है वो इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या, दक्षिणी सूडान और सूडान से घिरा है। मोंटेनेग्रो की सीमा भूमध्य सागर से लगती है, यानी मेडिटेरियन सी से लगती है, तो ये लैंड लॉक्ड कंट्री तो हो नहीं गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था गोल्ड कोस्ट के नाम से, बर्मा के नाम से, बेल्जियम कांगो के नाम से, दक्षिणी रोडेशिया के नाम से। ये तो म्यांमार है। दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था पहले जिम्बाब्वे को। तो जिम्बाब्वे पहले दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी हरारे का नाम पहले क्या था? सेलिसबरी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। रियो ग्रांडे रिवर, रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है किसकी? मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य, मैक्सिको, ग्वाटेमाला के मध्य, ग्वाटेमाला होंडुरास के मध्य। रियो ग्रांडे नदी जो है वो मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा बनाती है, यानी ये किस कॉन्टिनेंट में बहती है? नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में सबसे नीचे है मैक्सिको और बीच में है यूएसए और सबसे ऊपर फैला है कनाडा। तो रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा बनाती है और इसे 1845 में चिन्हित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील जो है वो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? केबुल लमजाओ तो भारत में, इसको तो हटा दीजिए। तंजानिया और युगांडा के बीच है लेक विक्टोरिया, ठीक है। विक्टोरिया झील सफ़ेद नील यानी वाइट नील इससे निकलती है। तो विक्टोरिया झील को विक्टोरिया नाजा के नाम से भी जाना जाता है। यह झील युगांडा तंजानिया, युगांडा केन्या, केन्या तंजानिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है और इस झील से वाइट नाइल यानी सफ़ेद नील का उद्गम होता है, जो आगे चलकर नीली नील यानी ब्लू नाइल में मिलती है और अंततः नाइल रिवर यानी नील नदी के नाम से आगे चलती है और कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में, ठीक है। ताना झील है एक अफ्रीका की, ताना झील से निकलती है नीली नील नदी और विक्टोरिया झील से निकलती है सफ़ेद नील नदी, आगे चलकर मिलती हैं ये और नील नदी के नाम से आगे बहते हुए भूमध्य सागर में गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 38वीं समांतर रेखा निम्नलिखित में से किन देशों को विभाजित करती है? किसको करती है 38वीं समांतर रेखा? बताइए, पहला या डी? डी। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। तो 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है, ठीक है। ये पूछ लेता है 38वीं समांतर रेखा पूछ लेगा, रेड क्लिफ पूछ लेगा, मैकमोहन पूछ लेगा, डूरंड पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? यह है राजधानी, यह है नगर। कोपेनहेगन डेनमार्क की, बर्लिन इटली की, पेरिस की, फ्रांस, ओस्लो है नॉर्वे की। फ्रांस की कैपिटल पेरिस सही है, डेनमार्क की कोपेनहेगन सही है, नॉर्वे की ओस्लो सही है, इटली की बर्लिन थोड़ी है, ठीक है। बर्लिन जो राजधानी है वो है जर्मनी की और इटली की राजधानी रोम है। तो वैश्विक राजधानी पूछता है यूपीपीसीएस में।
क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? कैनबरा, सिडनी, वेलिंगटन, रियाद। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, ठीक है। वेलिंगटन, रियाद, सिडनी नहीं है। सिडनी तो शहर है ऑस्ट्रेलिया का। तो उपयुक्त विकल्पों में सिडनी जो है किसी भी देश की राजधानी नहीं है, बल्कि यह ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह नगर है, यानी सिटी है। बाकी कैनबरा जो है वो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, जो वेलिंगटन है वो है न्यूजीलैंड की राजधानी, जो रियाद है वो है सऊदी अरब की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। हेलसिंकी डैश की राजधानी है? हेलसिंकी किसकी है बताइए? स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड या डेनमार्क। हेलसिंकी ये कैपिटल है फिनलैंड की, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है, ओस्लो नॉर्वे की राजधानी और स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। चलिए आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्नलिखित नगरों में से किस एक में दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है? प्रिटोरिया, डरबन, जोहान्सबर्ग, केपटाउन। दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट कहाँ पर स्थित है? केपटाउन में, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो दक्षिण अफ्रीका की संसद यानी पार्लियामेंट केपटाउन में स्थित है। केपटाउन को दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी कहते हैं और प्रिटोरिया में जो है सीट ऑफ गवर्नमेंट स्थित है। प्रिटोरिया को दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कहते हैं, ठीक है। और ब्लोएमफोर्टीन को दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है इसमें? काठमांडू, नेपाल, ल्हासा या थिम्पू। उत्तराखंड का नैनीताल, नेपाल का काठमांडू और तिब्बत का ल्हासा, ठीक है, और भूटान का थिम्पू। इन सब में जो है जो ल्हासा है वो सर्वाधिक अधिक ऊंचाई पर है तिब्बत का। तो प्रश्नगत नगरों में ल्हासा, तिब्बत का ल्हासा सर्वाधिक अधिक ऊंचाई पर स्थित नगर है। यह 3656 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड नैनीताल ये जो है 2084 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और नेपाल के काठमांडू की बात करें तो 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यानी नेपाल से अधिक ऊंचाई पर स्थित है काठमांडू, से अधिक ऊंचाई पर स्थित है नैनीताल, और नैनीताल से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है भूटान का थिम्पू 2334 मीटर की ऊंचाई पर। अगर ऊंचाई के अनुसार इनको और टफ बनाया जाता, प्रश्न घटते हुए क्रम में पूछता, तो सबसे ऊपर आता ल्हासा, ठीक है, उसके बाद आता थिम्पू, थिम्पू के बाद आता नैनीताल, सबसे नीचे आता काठमांडू। क्वेश्चन नंबर 16 पर अजय। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैंडलॉक्ड कंट्री है? तो स्थल अवरुद्ध देश क्या होते हैं ऊपर देख लिया हमने परिभाषा में। तो हम देखेंगे कोई इसमें जो देश है वो किसी सागर या महासागर से सीमा तो नहीं बनाता अपनी तटीय। आपको याद हो काला सागर पढ़ाया था मैंने। काला सागर के साथ सीमा बनाने वाले देश यूक्रेन भी है, ठीक है, रोमानिया भी है। और ट्रिक भी बताई थी, राम नाम बोलोगे तो रशियन क्रेन और ट्रक से जाओगे, ठीक है। राम नाम रोमानिया बोलोगे बुल्गारिया, रशियन रूस जाओगे जॉर्जिया, यूक्रेन क्रेन, क्रेन से जाओगे यूक्रेन, ठीक है, इस तरह से। बाकी जो बेल्जियम है वो उत्तरी सागर से लगा हुआ है, जो हंगरी है वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो यही इसका आंसर है। तो हंगरी की सीमा जो है स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया और ऑस्ट्रिया से लगती है। हंगरी की राजधानी याद रखिएगा बुडापेस्ट, और यह यूरोपीय यूनियन का मेंबर है। बुल्गारिया की बात करें तो उत्तरी सागर से लगा है, साथ साथ नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग और फ्रांस के साथ इसकी सीमा। रोमानिया की बात करें तो बुल्गारिया, यूक्रेन, हंगरी, सर्बिया, मोल्दोवा से लगा है, लेकिन साथ ही साथ काला सागर से लगा है। तो इसके मानदंड खत्म हो जाते हैं लैंडलॉक्ड होने के। यहाँ पर यूक्रेन की सीमा रूस से लगी है, बेलारूस से लगी है, पोलैंड से, स्लोवाकिया से, हंगरी, रोमानिया, मोल्दोवा से लगी है, और साथ ही साथ काला सागर से भी लगी है, तो इसके भी मानदंड खत्म हो जाते हैं। देखिए अफ्रीका महाद्वीप में विश्व के सबसे अधिक लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, हम ऊपर बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर अजय। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है इनमें से? आसान सा प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला पृथ्वी पर सबसे पुरानी भूवैज्ञानिक विशेषता है। यह उत्तरी पश्चिमी भारत में एक पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 670 किलोमीटर तक फैली हुई है।
जो दिल्ली के निकट से शुरू होती है, ठीक है, और दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान, अहमदाबाद, गुजरात से होकर गुजरती है, और 1722 मीटर पर माउंट आबू पर गुरु शिखर सबसे ऊंचा शिखर है इसका। और अरावली पर्वत श्रृंखला में जो है कई प्राकृतिक संसाधन हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म जलधारा है, यानी वार्म करंट है? ओयाशियो ठंडी है, हम्बोल्ट या पेरू के नाम से भी प्रश्न बनेगा। हम्बोल्ट या पेरू एक ही है, ये भी गर्म है। कैनरीज भी मतलब कोल्ड करंट है, ये कोल्ड है, ये कोल्ड है, ये भी कोल्ड है। हमको गर्म ढूंढनी है यहाँ। गल्फ स्ट्रीम केवल गर्म जलधारा है, वार्म करंट है। तो गल्फ स्ट्रीम की बात करें तो उत्तर अटलांटिक महासागर में प्रमुख एक गर्म पानी का महासागर है या गर्म जलधारा है, जो पश्चिमी तेज धारा से संचालित है और मुख्य रूप से हवा के दबाव से। ये धाराएं जो है मेक्सिको की खाड़ी में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास उत्पन्न होती हैं और पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी तट पर उत्तर पूर्व से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक बहती हैं। बाकी तीनों विकल्पों में जो है ठंडी जलधाराएं हैं, ओयाशियो, कैनरीज और हम्बोल्ट या पेरू। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। पृथ्वी की सतह के नीचे का स्थान जहां से भूकंप शुरू होता है क्या कहलाता है? क्या कहोगे उसको? मेरियाना, सुंडा, उत्केंद्र या अवकेंद्र? देखिए, सुंडा तो सबसे गहरा स्थान है हिंद महासागर में, सुंडा ट्रेंच। मेरियाना प्रशांत महासागर में सबसे गहरा स्थान है, मेरियाना ट्रेंच के नाम से सुना होगा आपने। तो इन दोनों को तो एलिमिनेट कर दीजिए। इसको एपिसेंटर बोलते हैं, एपिसेंटर यानी अवकेंद्र, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, भूकंप है क्या? सरल शब्दों में भूकंप कहें तो पृथ्वी का हिलना भूकंप है। यह एक प्राकृतिक घटना है और यह ऊर्जा के उत्सर्जन के कारण होता है, होती है, जो सभी दिशाओं में यात्रा करने वाली तरंगों को उत्पन्न करता है। भूकंपीय तरंगे कहे जाने वाले कंपन जो है भूकंप से उत्पन्न होते हैं, जो पृथ्वी के माध्यम से यात्रा करते हैं और सिस्मोग्राफ नामक उपकरण पर दर्ज किए जाते हैं। इस उपकरण का नाम याद रखिएगा, सीधे सीधे 1 नंबर में सवाल बनता है। देखिए, पृथ्वी की सतह के नीचे का स्थान जहां भूकंप शुरू होता है उसको बोलते हैं अवकेंद्र यानी एपिसेंटर, और पृथ्वी की सतह पर इसके ठीक ऊपर के स्थान को बोलते हैं उत्केंद्र। क्वेश्चन नंबर 20 पर आज अंतिम प्रश्न है। बेसाल्ट डैश का एक उदाहरण है? अवसादी सेल का, या चट्टान, कायांतरित सेल या चट्टान, आग्नेय सेल या चट्टान, परतदार सेल या चट्टान? बताइए। अवसादी यानी सेडिमेंट्री रॉक, कायांतरित मेटामॉर्फिक हो गई, इग्नियस हो गई आग्नेय, और शेल रॉक हो गई परतदार। तो बेसाल्ट एक जो है आग्नेय चट्टान या सेल का उदाहरण है, यानी इग्नियस रॉक का उदाहरण है, तो उसी है इसका आंसर। देखिए, बेसाल्ट चट्टान एक गहरे रंग की आग्नेय सेल या चट्टान है। ये चट्टानें ज्वालामुखी के फटने के दौरान बनती हैं, जब लावा पृथ्वी की सतह पर या उसके बहुत पास तेजी से ठंडा होता है। ठीक है। आग्नेय चट्टानों की बात करें तो ये चट्टानें लावा के विस्फोट के कारण पिघले हुए चट्टान खनिजों, जिसे मैग्मा भी कहा जाता है, के जमने के बाद बनती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। ठीक है। तो ये है अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान, ये है बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान। इसको पढ़ लीजिएगा PDF से। अवसादी चट्टान है ये, और ये कायांतरित चट्टान है। ठीक है। ठीक है। चट्टानें 3 प्रकार की, आग्नेय, अवसादी और आग्नेय अवसादी, इन दोनों के मिलने से बनती है कायांतरित। ठीक है। तीसरा प्रकार जो है इन दोनों के मिलने से बनता है। तो 20 प्रश्न थे, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस आप 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का PDF भी प्राप्त कर सकते हो। फुल PDF आपको मिलेगा पेड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो आप। धन्यवाद।